Hey guys, welcome to my channel. Hope you're doing fine. And yesterday we have studied about the archives, and we know about the archives refers to the collection of historical records and the documents, especially primary source documents that are important for some activities like legal, social as well as administrative और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन मटेरियल्स के लिए, उन एक्टिविटीज़ के लिए वो जो मटेरियल्स जो ज़रूरत होती है, ज़रूरी होते हैं, उन्हीं को हम आर्चीव्स कहते हैं, जो हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट, हिस्ट्री लिखने में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। जिसमें हमने देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में 1600 से लेके 1857 तक क्या रोल रहा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे। सिमिलरली हमने दूसरा देखा था यूरोपियन जो अदर कंपनीज थे, जिसमें पोर्चुगीज, डच या फ्रेंच जो थे, उनका इन्वॉल्वमेंट जो था, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनका रोल क्या रहा है इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मॉडर्न हिस्ट्री के लिखने में। सिमिलरली उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको लिखने में। सिमिलरली हमने पढ़े थे बायोग्राफीज, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स एंड ऑल दैट yesterday that we studied so far, and today we are going to discuss about the archival materials and we will try to classify them and अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, स्पेशली यूपीएससी या बाकी एग्जाम जो है, उतना ज़रूरी ये जो टॉपिक है वो नहीं है, पर थोड़ा बहुत हम ये बारे में फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास अगर हम आर्चिवल मटेरियल्स की बात करते हैं, आर्चिवल मटेरियल्स हमारे पास आमतौर पर 5 किस्म के होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स। अगर हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारे पास होता है स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स, यानी कि ऐसे आर्चिव्स, ऐसे मटेरियल्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, उन्हीं को हम सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स कहते हैं, जो हिस्ट्री में अपनी शमूलियत दिखाते हैं। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट आर्चिव्स होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट को अपने पास होते हैं, उसको भी हम देखेंगे। और तीसरा होता है रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, रिकॉर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमने देखा कि 3 किस्म के फिलहाल हमने देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स होते, स्टेट गवर्नमेंट और इंटरमीडिएट और सब ऑर्डिनेट जो ब्रांचेस होते हैं, अथॉरिटीज होते हैं, उनके रिकॉर्ड्स हमने देखे। 3 किस्म के अभी हमने देखे। इंटरमीडिएट एंड सब ऑर्डिनेट अथॉरिटीज मतलब हुआ जैसे डिस्ट्रिक्ट में अपनी अथॉरिटी होती है, उनकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी कि सोशल पोजीशन क्या है, सोसाइटी के बारे में क्या अपनी राय रखते हैं वो, या बाकी जो पॉलिटिकल सिनेरियो उसके बारे में उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ रिकॉर्ड्स पोजेस करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ द सोसाइटी पे अपनी नज़रिया उन डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हुए होते हैं। सो हमने यहाँ पे 3 देखे, अभी हम फोर्थ देखते हैं। फोर्थ हमारे पास होता है जुडिशल रिकॉर्ड्स, और आप जानते हैं जुडिशल रिकॉर्ड्स मीन्स के जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनमें जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम जुडिशल आर्चिव्स कहते हैं और जुडिशल रिकॉर्ड्स भी कहा करते हैं। सिमिलर अगर हम 5th देखते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जो प्राइवेट भी होते हैं और आर्चिवल सोर्स, अब जो ऐसे आर्चिवल सोर्सेज जो अब्रॉड हमें मिलते हैं। अब्रॉड मतलब हुआ जैसे कुछ ऐसे सोर्सेज है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ लिए थे, जो इंग्लैंड में पाए जाते हैं, जिनकी जो मटेरियल है वो इंग्लैंड में पाए जाते हैं, और ऐसे सोर्सेज हमें उन्हीं सोर्सेज को हम आर्चिवल सोर्सेज अब्रॉड कहा करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया। जो नेशनल आर्चिव्स इंडिया का है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो मौजूद होते हैं, जो न्यू दिल्ली में पाया जाता है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, सो विच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली,
कंटेन मोस्ट, और इसमें जो होता है न्यू दिल्ली ये जो आर्चीव्स है इसमें बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के मटेरियल्स है वो पाए जाते हैं, जो न्यू दिल्ली में पाया जाता है नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया। और यहाँ पे जो रिसोर्स होता है, यहाँ पे जो सोर्स होता है, आर्चीव्स होते हैं वो ऑथेंटिक होते हैं और रिलायबल सोर्स मटेरियल्स होते हैं। अगर हम नेशनल आर्चीव्स देखते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सेक्रेटरीट, यानी कि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये ऑथेंटिक होते हैं, रिलायबल सोर्स होते हैं, रिलायबल सोर्स होते हैं जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखते हैं इनकी जो ये डिफरेंट ब्रांचेस जो सेक्रेटरीट होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस जो सेक्रेटरीट उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंट ब्रांचेस जो सेक्रेटरीट के होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस सेक्रेटरीट के जो होते हैं वो पाए जाते हैं इस इन न्यू नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की भी यहाँ पे नेशनल आर्चीव्स जो है इंडिया की, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बहुत सारे वर्क्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उनकी जो काम थे, उनका जो काम था वो भी पाए जाते, जो डिफरेंट ब्रांचेस में काम हुआ करता था उसके भी बहुत सारे आर्चीव्स यानी डॉक्यूमेंट्स या मटेरियल्स पाए जाते हैं नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में। बात आ रही है समझ? ऐसे तरीके से अगर हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये जो वर्क काम है इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली पब्लिक की बारे में भी यहाँ पे जो पब्लिक या जनरल जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी पाए जाते हैं इसमें। और सिमिलरली रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मौजूद है ईस्ट इंडिया कंपनी के। और पॉलिटिकल भी मौजूद है, पॉलिटिकल चाहे पॉलिटिकल हो या मिलिट्री के डॉक्यूमेंट्स भी पाए जाते हैं, सेक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी पाए जाते हैं। सिमिलरली कमर्शियल यहाँ पे पाए जाते हैं। इसी तरीके से जुडिशियल एजुकेशन के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है वहाँ पे मौजूद है। ऐसे अगर हम देखते हैं जो जब फर्स्ट सर्वे हुआ था इंडिया का, वो जब जेम्स रेनल जो था, जो जेम्स रेनल था, James Renal, he was the first survivor general of Bengal in 1767. So first surveyor general of Bengal 1767 और उसने साइंटिफिकली मैपिंग की थी। साइंटिफिकली उन्होंने क्या किया था, अननोन रीजन को मैप किया था और जो इंडिया की बॉर्डर्स है उनको उसने साइंटिफिकली रिप्रेजेंट किया था मैप की मदद से। तो 1767 में पहली बार ऐसा हुआ था जब जेम्स रेनल जो फर्स्ट सर्वाइवर जनरल ऑफ बंगाल थे 67 में उन्होंने साइंटिफिकली मैप किया था बॉर्डरिंग जो लैंड्स है और जो बॉर्डर इंडिया के है उसको जो अननोन रीजन्स इंडिया में थे उनको साइंटिफिकली उन्होंने मैप पे रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली ये रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है इसलिए इस नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में। सिमिलरली अगर हम देखते हैं पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मौजूद है, जुडिशियल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स जो प्रोसीडिंग्स है यानी कि पब्लिक जुडिशियल इसी तरीके से एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स की जो प्रोसीडिंग्स है यानी कि जो काम हुआ करते थे उस दिन पब्लिक जुडिशियल लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स के जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत सारा एम्पल डाटा देते हैं, बहुत सारा डाटा देते हैं किसके बारे में, सोशल और रिलीजियस पॉलिसी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के थे उसके बारे में। यानी कि यहाँ पे सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज जो थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के स्पेशली ब्रिटिश के बारे में, यहाँ पे जो सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज थी उनकी कॉलोनियल गवर्नमेंट की वो यहाँ पे दिखाई दे पड़ते हैं। ठीक है। सो सिमिलरली अगर हम देखते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एजुकेशन ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सिस्टम की जोरियन कॉलोनियल रूल में यानी कि एजुकेशन और
उसकी ग्रोथ के लिए जो कॉलोनियल के दौरान, कॉलोनियल सिस्टम के दौरान जो पॉलिसीज चल रहे थे उनके भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे नेशनल आर्शीव्स ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्शीव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंटर पे आर्शीव, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्शीव्स है, मटेरियल्स है, वो देखने को हमें मिलते हैं। सिमिलरली अगर हम रिफॉर्म ऑफिस रिकॉर्ड्स भी यहाँ पे जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, यहाँ पे ऐसे रिकॉर्ड भी मौजूद है जिनसे बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए 1920 से लेके 1937 तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई थी उसके भी रिकॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो चेंजेस लाए गए थे, उसमें जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, वो भी नेशनल आर्शीव्स ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्शीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो पाए जाते हैं इस नेशनल आर्शीव्स ऑफ इंडिया में। एंड थैंक यू अ लॉट एंड डू कंसिडर द सब्सक्रिप्शन ऑफ माय चैनल एंड होप द लेसन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। एंड ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो वीडियो है वो मैं अभी थोड़ा बहुत ला पा रहा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है, एक तो मैं बिजी हूँ, दूसरा तो ऑडियंस उतनी नहीं है जितनी चाहिए, ताकि मैं उस पर और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ। होप यू वुड एंजॉय द लेसन्स and you would subscribe my channel. Thank you once again for all.